नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली सिंह। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। देश भर में एनआईए ने पीएफआई के दफ्तरों में मारा छापा। 15 राज्यों के 93 से अधिक पीएफआई दफ्तरों पर मारे गए ये छापे। 45 अधिक कार्यकर्ता आतंकी गतिविधियों के समर्थन करने के आरोप में हुए गिरफ्तार। कल उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिला उत्पीड़न पॉक्सो एक्ट के मामले में सीआरपीसी में पेश किया गया संशोधन। इस संशोधन से आरोपियों को नहीं मिल सकेगी अग्रिम जमानत। विधानमंडल के मानसून सत्र में विधानसभा विधान परिषद में कल का पूरा दिन रहा महिला सदस्यों को समर्पित। मुख्यमंत्री ने महिला सदस्यों का किया अभिनंदन। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के फरा में आयोजित 4 दिवसीय दीनदयाल महोत्सव का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसान गोष्ठी को भी किया संबोधित। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के नेतृत्व में 15 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। छापेमारी में पीएफआई के 45 कार्यकर्ताओं को देश भर में आतंकी गतिविधियों का कथित रूप से समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये छापे देश भर के कुल 93 जगहों पर डाले गए। आरोपों की बात करें तो यह कार्रवाई आतंकवाद को फंडिंग करने, ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने और प्रतिबंधित संगठनों में शामिल होने के लिए लोगों को कट्टरपंथी बनाने में शामिल व्यक्तियों के घरों और कार्यालयों पर की गई। आतंक और टेरर फंडिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एनआईए ने की देश भर में छापेमारी। पीएफआई के ठिकानों पर हुई छापेमारी। 45 लोगों की हुई गिरफ्तारी। देश भर के तमाम राज्यों में छापेमारी की ये तस्वीरें बता रही हैं कि देश में टेरर फंडिंग और आतंकी घटनाओं के खिलाफ जांच एजेंसियां सख्ती से कार्रवाई में लगी हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने ईडी और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उससे जुड़े कार्यकर्ताओं के खिलाफ देश भर में छापेमारी की। जांच एजेंसियों की ये कार्रवाई टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में हुई है। एनआईए को भारी संख्या में पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली, जिसके आधार पर जांच एजेंसी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की ट्रेनिंग गतिविधियों, टेरर फंडिंग और लोगों को संगठन से जोड़ने को लेकर ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। जिन राज्यों में छापेमारी हुई उनमें यूपी, मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। छापेमारी में आपत्तिजनक दस्तावेज, कैश, धारदार हथियार और बड़ी मात्रा में डिजिटल डिवाइसेस जब्त की गई हैं। इन मामलों में एनआईए ने 45 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें केरल से 19, तमिलनाडु से 11, कर्नाटक से 7, आंध्र प्रदेश से 4, राजस्थान से 2 और उत्तर प्रदेश व तेलंगाना से एक गिरफ्तारी हुई है। पहले से ही लगातार इस बात की जो आशंका थी वह सच साबित हो रही है कि सिमी जो एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाला संगठन था, उसी का बदला हुआ रूप पीएफआई है। आज की जो भी छापेमारी है वह एनआईए के माध्यम से की जा रही है और देश विरोधी कोई भी गतिविधि न प्रदेश में और न देश में अब स्वीकार नहीं की जा सकती। जो ऐसी गतिविधि का हिस्सा होंगे उनको पकड़ना, यह जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनका दायित्व है, वह काम हो रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में एनआईए और ईडी ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की। महाराष्ट्र में नांदेड़ में भी छापेमारी में 20 पीएफआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। देर रात शुरू हुए ईडी, एनआईए और राज्य पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार नजर बनाए हुए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक करके देश भर में पीएफआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई कार्रवाई का जायजा लिया। छापेमारी के बीच हुई इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पीएफआई से जुड़े परिसरों में की जा रही छापेमारी और आतंकवाद के संदिग्धों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर चर्चा की गई। बैठक में शाह के साथ साथ
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, एनआईए के महानिदेशक दिनकर गुप्ता समेत शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। हालांकि पीएफआई से जुड़े लोगों पर कार्रवाई के बाद कई जगहों पर पीएफआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किए। पीएफआई के खिलाफ एनआईए की इस छापेमारी के दौरान एनआईए दफ्तर के आसपास दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। विधानसभा में योगी सरकार ने महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कल विधानसभा में प्रदेश सरकार ने सीआरपीसी संशोधन विधेयक पेश किया। इस प्रस्ताव के अनुसार रेप और पॉक्सो एक्ट के मामले में अग्रिम जमानत आरोपियों को नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा दंगों में सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति क्षति की भरपाई के लिए ये सीआरपीसी संशोधन विधेयक पेश किया गया है। इसे विधानसभा और विधान परिषद से पास कराने के बाद केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का चौथा दिन कल खास रहा। उत्तर प्रदेश के विधायी इतिहास में कल एक दिन महिला सदस्यों द्वारा महिलाओं के मुद्दों को उठाए जाने के लिए निर्धारित किया गया था, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन आदि योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सरकार ने अपने स्तर पर कदम बढ़ाए हैं। मैंने एक पत्र भी दोनों माननीय सदन के सभी माननीय महिला सदस्यों के पास भेजा है। मिशन शक्ति के रूप में एक जो नया कार्यक्रम राज्य सरकार के स्तर पर हम लोग संचालित कर रहे हैं और इस कुशलतापूर्वक संचालित हो रहा है। इसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं समीक्षा के दौरान कई सुझाव कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन इनसे संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर क्या क्या कदम उठाए गए हैं, चाहे वह बेटी के जन्म लेने से लेकर के और बेटी के विवाह होने पर लखनऊ में 2660 मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, हरदोई में 2580 रुपए और अयोध्या में 2000, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, गेहूं का भाव लखनऊ निराश्रित महिला पेंशन की योजना में वृद्धि करते हुए उसके दायरे को बढ़ाने का कार्यक्रम, अयोध्या में 2000, उत्तर प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से लखनऊ में 1700 रुपए प्रति क्विंटल, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, हरदोई में 1000, जिसको हमने काफी में 1475 सशक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से अब तक हम 40 लाख से अधिक परिवारों को घर का मालिकाना हक 1,67,00,000 से अधिक परिवारों को प्रदेश में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। ये भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया कदम का ही हिस्सा है, क्योंकि उन लोगों को अब तक उन्होंने कभी ईंधन देखा ही नहीं था। बरसात होती थी, लकड़ी भीगी हुई है, घर में भोजन नहीं बन पाता था। 45 लाख से अधिक परिवारों को जो एक एक घर मिला है, यह अभी महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें गर्व है कि विधानसभा में महिलाओं द्वारा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि कई लोगों में ये भ्रम है कि महिलाएं सदन में चर्चा नहीं कर सकती, जो कि इस सदन में महिलाओं ने मिथक साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि झिझक केवल महिलाओं में ही नहीं बल्कि पुरुष सदस्यों में भी देखी गई है। उनका प्रयास रहेगा कि जिन सदस्यों ने सदन में अपनी बात पेश नहीं की है, उन्हें भी सदन में अपनी झिझक हटाने के लिए मौका दिया जाए। मेरे को कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं यहां पर होंगी। सबसे पहली बात, कुछ मिथक हैं, उनको हम सब लोगों को तोड़ना पड़ेगा। ये कहा जाने लगा कुछ माननीय महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा कि महिलाएं क्या चर्चा करेंगी, घंटे 2 घंटे में सब समाप्त हो जाएगा।
मैं इस मिथक को यहां पर आज तोड़ते हुए देखना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई सीमा नहीं है, तो मैं किसी भी सदस्य के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं कर रहा हूं। लेकिन सीमा अपने आप सब लोग बहुत सारे, जैसे यहां पर हमारी आदरणीय महिला सदस्य हैं जो बहुत अच्छा बोल सकती हैं, बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो अभिव्यक्ति में नहीं कर सकते, लेकिन समाज में जिनका काम है इसी के कारण वो यहां पर चुनकर आई हूं। विषय आज यहां पर जो एक सामान्य रूप से कहा जाता है कि झिझक सिर्फ महिला सदस्यों में नहीं है, झिझक पुरुष सदस्यों में भी होती है। मैं अगली बार इस बात के लिए प्रयास करूंगा कि जिन माननीय सदस्यों ने, चाहे पुरुष सदस्य हो, महिलाओं को तो आज पूरा अवसर दूंगा, जिनको अवसर नहीं मिला मैं उनको भी लिस्ट बनाकर बोलने के लिए अवसर दूंगा, ये जो लोग नहीं बोले आज तक। तो नहीं, आप बहुत बोल चुके हैं। आज ये वाली उंगली आप मत करिए। आज व्यवस्था भी उठाना है तो हमारी बहनों को उठाने दीजिए। चलिए, मेरा एक निवेदन है कि क्योंकि इसमें कोई समानुपातिक मैं डिवीजन करने नहीं जा रहा हूं सदस्यों के हिसाब से, मेरा प्रयास होगा कि एक इधर की माननीय सदस्य बोलें, एक इधर की माननीय सदस्य बोलें। ऐसे मैं इस बात के लिए निवेदन करूंगा। उसमें सब लोग अपनी प्रभावी ढंग से, जैसे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आज सवेरे बहुत महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर यहां पर चर्चा करी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार की पूरी योजनाओं के बारे में बताया। नेता प्रतिपक्ष ने बहुत सारी बातें जो सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिए जा सकते थे, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने वो भी दिए। जनपद मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव समिति द्वारा आयोजित मेलवा ग्राम विकास प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली माध्यम से उद्घाटन किया। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मथुरा में 4 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने किसान गोष्ठी को भी संबोधित किया। महोत्सव के दौरान रंगोली, दंगल प्रदर्शनी, रंगमंचरी कार्यक्रम और रसिया दंगल भी आयोजित हो रहे हैं। इसके साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन पर शोध कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है। मेरे लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का विषय है कि विगत 50 वर्षों से दीनदयाल धाम में यह कार्यक्रम चल रहा है और 50 वर्षों से ग्राम्य विकास को लेकर, खेती किसानी को लेकर, अन्नदाता किसानों की खुशहाली को लेकर के जो कुछ भी कार्य दीनदयाल धाम में आयोजित हुआ है, आज उस देश के लिए एक नई प्रेरणा बना है। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने के अनुरूप और उनके संकल्पों के अनुरूप भारत को दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाना है। तो वास्तव में इसके लिए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती करने के लिए हमें ग्राम्य विकास के साथ साथ खेती किसानी पर भी उसी मजबूती के साथ कार्य करना होगा जो विगत 8 साढ़े 8 वर्षों के अंदर आप सब ने देश के अंदर देखा है। खेती की लागत को कम करना और खेती की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड की योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, एमएसपी पहली बार आजाद भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण 2018 से न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना अन्नदाता किसानों को मिलता हुआ दिखाई दिया है। गोरखपुर में भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार की 130वीं जयंती पर गीता वाटिका में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें श्री भगवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भाग लिया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि आज हम लोग मॉडर्न बनने के चक्कर में परंपरा को भूलते जा रहे हैं। हमें अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो कुछ भी दिया है वो बड़ी सोच के साथ दिया है। 21 जून के दिन 150 से ज्यादा देश योग के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि योग से निरोग रहा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद के माध्यम से कितना कुछ हम दे सकते हैं, दुनिया में कितने लोगों का कल्याण कर सकते हैं।
हम अपनी परंपरागत पद्धति को आगे बढ़ाकर चलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। आज इस दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि हमें अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने जो कुछ भी दिया है ये बड़े शोध के साथ दिया है। आज योग 21 जून के दिन दुनिया के 150 से ज्यादा देश योग के साथ जुड़ते हैं। चीन जैसा देश भी जुड़ता है, योग के साथ जुड़ता है। वो ईश्वर को नहीं मानता लेकिन योग को मानता है, क्योंकि उसे मालूम है योग की पद्धति उसे निरोग करेगी। वो उसके साथ जुड़ रहा है। आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से कितना कुछ हम दे सकते हैं दुनिया को, कितने लोगों का कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। जब भी हम अपनी परंपरागत पद्धति को अपना करके आगे बढ़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। बदायूं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर चल रहे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत ग्राम दहीनी में अमृत सरोवर योजना का केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने शुभारंभ किया। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि जो लोग ऊपर उठकर आगे बढ़ने की सोच भी नहीं सकते हैं, तंगहाली के कारण समाज के साथ नहीं जुड़ पा रहे थे, हमारी सरकार ने ऐसे पात्र लोगों को राशन, शौचालय, आवास, गैस, किसान सम्मान निधि, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं दी हैं, जिससे वे आज आजादी के 75 साल बाद अमृत महोत्सव के अवसर पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में निरंतर विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 22 करोड़ तिरंगे पूरे देश में फहराए गए। हम सब भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिस तरह से मानसरोवर सभी जिलों में 75 खुदवाने की बात थी, तो हम कह सकते हैं कि बदायूं जिले के लोगों के लिए, प्रशासन अधिकारियों के लिए, अपने पार्टी के लोगों के लिए, समाज सेवियों के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। 75 के स्थान पर बढ़ा करके 130 की संख्या पहुंच गई है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के अवसर से लेकर के 2 अक्टूबर तक 15 दिन का भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़ा मनाने का जो कार्यक्रम किया है, उसी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, सभी गांव के लिए, नागरिकों के लिए एक आह्वान था कि अपने उन मानसरोवर पर जाकर के अपना श्रमदान करेंगे, स्वच्छता का कार्यक्रम चलाएंगे। वाराणसी के ज्ञान वापी मामले में श्रृंगारगौरी में पूजा की अनुमति के संबंध में जिला अदालत ने कल सुनवाई की, जिसमें हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई अर्जी में कहा गया कि पूर्व में सर्वे के दौरान जो शिवलिंग और अन्य चीजें पाई गई थी, उनको एएसआई द्वारा कार्बन डेटिंग की जाए। इस पर अदालत ने कार्बन डेटिंग की हिंदू पक्ष की वकील की मांग को स्वीकार कर लिया और नोटिस जारी की गई। साथ ही मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा कि 29 तारीख को मामले की अगली सुनवाई होगी। इसके साथ ही जो 8 हफ्ते का समय मांगा था, अदालत ने उस समय को भी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि 20 मई को सुप्रीम कोर्ट में अपनी सुनवाई में जिला अदालत की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी, इसलिए सुनवाई की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तीसरे बिंदु के रूप में कई पक्षों ने इस मामले में पक्षकार बनने की दरखास्त की थी, जिसको सुनते हुए अदालत ने दूसरे पक्ष से उस पर आपत्ति मांगी है। साथ ही 29 सितंबर को ही इन आपत्तियों पर भी सुनवाई करते हुए फैसला देने के लिए तिथि निर्धारित की गई है। हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक डेट जो है 8 हफ्ते बाद पड़ना चाहिए, उस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा उस पर हम आर्डर करेंगे, और आर्डर 110 की जो दरखास्त पड़ी थी उस पर भी सुनवाई करेगी 29 तारीख को। और एक दरखास्त पड़ी है 20 नंबर 225 की तरफ से कार्बन डेटिंग के लिए, उस पर भी ऑब्जेक्शन इन्वाइट किया है, और 29/9/2022 तारीख पड़ी है सबका आपत्ति निस्तारण के लिए। जो हमने कार्बन डेटिंग की एप्लीकेशन लगाई थी, माननीय न्यायालय ने उस पर नोटिस जारी किया है।
मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा है और उसके ऑर्डर्स के लिए, उस पर अपना डिसीजन के लिए, सुनवाई के लिए 29 तारीख लगाई गई है, पहली बात। दूसरी बात, जो मुस्लिम पक्ष ने 8 हफ्ते का समय मांगा था वो कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर में ट्रायल को स्टे नहीं किया है, तो हम इस मैटर में आगे प्रोसीड करेंगे। तीसरी बात, जो इस केस में पक्षकार बनने की दरखास्त आई थी, कोर्ट ने उस पर ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए थे, हमने ऑब्जेक्शन दाखिल कर दिए हैं और 29 तारीख उस सारी एप्लीकेशंस के निस्तारण के लिए लगाए। अमेठी में श्रम सेवायोजन विभाग, ITI और कौशल विभाग के संयुक्त तत्वाधान में गौरीगंज के जवाहर नवोदय विद्यालय में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का शुभारंभ भाजपा नेता और जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी ने किया। रोजगार मेले में प्रतिभाग करने पहुंचे युवक युवतियों को केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेले में अलग अलग 40 कंपनियों ने हिस्सा लिया। लगभग 3000 युवक और युवतियों ने मेले में रजिस्ट्रेशन कराया। 1000 युवक और युवतियों को उनकी योग्यता के अनुसार नियुक्ति पत्र दिया गया। दीदी का संबोधन बहुत ही भावपूर्ण रहा और आज जैसा कि मुझे अधिकारियों ने बताया, मैं स्वयं जाके सभी स्टॉलों पर निरीक्षण भी किया। 22 प्रतिष्ठित कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए और हमारे बच्चे बच्चियां जो शिक्षित और स्किल्ड हैं उनका इंटरव्यू हो रहा है। मुझे जैसा कि अभी बताया गया, अब तक 930 लोगों का इंटरव्यू हुआ है और करीब 350 लोगों का चयन हो चुका है। कौशल विकास मिशन द्वारा प्रत्येक जनपद में 8 सितंबर से और 2 महीने तक रोजगार मेले चलेंगे। उसी कड़ी में जो है यहाँ आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस रोजगार मेले का आयोजन सेवायोजन कार्यालय, ITI और कौशल विकास मिशन के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है और हम लोगों ने ये टारगेट रखा गया था कि कम से कम 6000 बच्चे जो बेरोजगार हैं वो इसमें पार्टिसिपेंट करें। ये स्वरोजगार मेला जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। पहले हम लोग को रोजगार जगह जगह ढूंढने जाता था, जो कि अब नहीं ढूंढना पड़ेगा। हम जो है सीटेड कंपनी से, कोविड फ्रंटलाइन वर्कर से, कौशल विकास से किए थे और इसी में हमको जॉब मिला है, जिससे हमको लोगों की। बरेली की शालू सक्सेना एक ऐसी महिला हैं जिनकी जिंदगी स्वयं सहायता समूह ने बदल दी। शालू ने 2017 में राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़कर अपना समूह बनाया। 10 महिलाओं से उन्होंने काम शुरू किया। शालू ने खुद के लिए रोजगार शुरू किया ही, लेकिन आज वे अन्य महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं। शालू का समूह जरी जरदोजी के फैंसी आइटम और सजावटी सामान तैयार करता है। मटेरियल ला के दे देती हूँ और जिसमें महिलाएं अलग अलग तरीके के पापड़ और कचरी आदि सामान बनाती हैं, अचार वगैरह वगैरह, और फिर उसके लिए हम पैकिंग करके और घर में भी पैकिंग करते हैं और फिर हम लोग दुकानों पर जाकर देते हैं और जिनसे हम लोगों का कॉन्टैक्ट है उन लोगों में देते हैं। समूह से हम जुड़े हैं, यहाँ पे जरी का काम करते हैं हम लोग। समूह का काम काफ़ी अच्छा है, लगभग कमा लेते हैं हम। मेरा नाम शालू सक्सेना है और सबसे पहले मैंने आज से 8-10 साल पहले समूह जोड़ा था, कमल स्वयं सहायता समूह। और जब मैंने अपना खुद समूह जोड़ा तो जरी का काम स्टार्ट किया था, उसी की वजह से मुझे जरी अवार्ड भी मिला था। तो जरी का काम जोड़ने के बाद जब मुझे लगा मेरा समूह आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो रही है, तो फिर धीरे धीरे महिलाओं को और समझाना चालू किया कि अगर समूह में जुड़ोगे तो समूह से क्या फ़ायदा होगा। और आज की तारीख में हमने इस समय 80 से 90 समूह जोड़े हैं और उनको अपना अपना आइटम बनाना बता रहे हैं। किसी को किसी मतलब काम से जोड़ा है और फिर जो गवर्नमेंट की जो शॉपें मिलती हैं उन शॉपों पे जाके उनके सामान को वो समूह खुद ही सेल करता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और अच्छी हो जाए। आने वाली औरतों को यही संदेश देना कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला समूह बनाए। महिला समूह को आज की तारीख में हमारी सरकार भी बहुत बढ़ावा दे रही है।
बाराबंकी जिले में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मातृ एवं शिशु मृत्यु को रोकने और मातृ स्वास्थ्य को और बेहतर करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक कदम सुरक्षित मातृत्व की ओर शुरू किया गया है। इस अभियान में गर्भवती और धात्री महिलाओं में एनीमिया और कैल्शियम की कमी से होने वाले दुष्प्रभाव की रोकथाम, नियंत्रण और बेहतर मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अभियान के दौरान एएनएम और आशा बहुओं की टीम घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर लाकर उनकी आवश्यक जांचें और उन्हें गर्भावस्था के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक कर रही हैं। एक सितंबर से और 30 सितंबर तक सुरक्षित मातृत्व अभियान चल रहा है। इस अभियान के दौरान हम लोग घर घर जाकर गर्भवती का चिन्हीकरण करा के और पंजीकरण करते हैं और गर्भवती महिलाओं से बताते हैं कि आयरन जैसे है इसको खाओ, खून की कमी ना हो, गर्भ का पता चलते ही हमें बताओ। इससे सब लोग बहुत खुश हैं और ये योजना सरकार गांव में बहुत अच्छे से दे रही है। अपने क्षेत्र में अच्छे से काम करते हैं। गर्भवती महिलाएं बुलाकर टीकाकरण एएनएम दीदी के पास करवाते हैं और जैसे आयरन और कैल्शियम की गोली दिलवाते हैं, एएनएम दीदी देती हैं भी और खाने को भी बताती हैं और टीकाकरण भी समय से लगवाते हैं। और उनको अगर जैसे एचआरपी हैं तो उनको लेकर यहाँ सीएससी पे एएनएम दीदी बताती हैं तो आते हैं। सुरक्षित मातृत्व की ओर एक कदम अभियान का दूसरा चरण 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में चलाया जाएगा, जिसमें आशा एएनएम के द्वारा घर घर जाकर के गर्भवती महिलाओं का चिन्हीकरण किया जाएगा। उन गर्भवती महिलाओं का चिन्हीकरण करके सीएससी नज़दीक के सीएससी या पीएससी पर उनको लाया जाएगा और वहां पर उनका एएनसी प्रोफाइल जो एनसी चेकअप है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ में उनको आयरन, फोलिक एसिड और एल्बेंडाजोल की टैबलेट्स वितरित की जाएंगी। समस्त जांचें और समस्त दवाइयां हमारे स्वास्थ्य केंद्रों पर, चाहे सीएससी हो या पीएससी हो, वहां उनको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। हिंदी खड़ी बोली के जनक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी स्मृति में रायबरेली के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में स्कूली ओलंपियाड का आयोजन किया गया। स्कूल ओलंपियाड में जिले के विभिन्न स्कूल और कॉलेजों के बच्चों ने हिस्सा लिया। ओलंपियाड में विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर पद्मश्री सुधा सिंह ने कहा कि जब सरकार खेलों के प्रति बढ़ावा दे रही है, ऐसे में खिलाड़ी भी तन मन के साथ खेलों में बेहतर प्रदर्शन करें, जिससे देश को बेहतर खिलाड़ी मिल सके। ये धरती तो कुछ अलग ही है। यहाँ आते ही हम लोग बिल्कुल ऐसा पुराना ही याद आ जाता है। हम लोग ऐसे ही यहाँ पे आते थे प्रैक्टिस करने और वहीं साइड में बैठे रहते थे, तो मतलब कई चीज़ें देख के याद भी आया। और जो यहाँ पे आज बच्चों का स्कूल ओलंपियाड है, जो गौरवस्थी दादा या पूरी टीम मिलके यहाँ पे करा रहे हैं, सबका सहयोग है, जैसा भैया है और भी जितने भी यहाँ के स्पोर्ट्स के शिक्षक और जितने भी प्रशिक्षक सब लोग का एक मिलजुल के एक जो यहाँ प्रोग्राम चल रहा है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पहले हम लोग आते थे तो इतने बच्चे इकट्ठा नहीं होते थे। बाराबंकी जिले के सफीपुर गांव में एक युवा किसान प्रमोद वर्मा जिले के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। उनकी केला, शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली, टमाटर और फूलों की खेती देखकर आज पूरा गांव यही खेती करने लगा है। केवल उनके गांव के ही नहीं, जिले के सैकड़ों किसान उनके तौर तरीके सीखकर सब्जियों और फूलों की खेती कर रहे हैं। इन सब्जियों और फूलों की खेती करके किसान काफी अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। देश भर में एनआईए ने पीएफआई के दफ्तरों में मारा छापा। 15 राज्यों के 93 से अधिक पीएफआई दफ्तरों पर मारे गए ये छापे। 45 से अधिक कार्यकर्ता आतंकी गतिविधियों के समर्थन करने के आरोप में हुए गिरफ्तार। कल उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिला उत्पीड़न पॉक्सो एक्ट के मामले में सीआरपीसी में पेश किया गया संशोधन। इस संशोधन से आरोपियों को नहीं मिल सकेगी अग्रिम जमानत। विधानमंडल के मानसून सत्र में विधानसभा विधान परिषद में कल का पूरा दिन रहा महिला सदस्यों को समर्पित। मुख्यमंत्री ने महिला सदस्यों का किया अभिनंदन। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के फरा में आयोजित 4 दिवसीय दीनदयाल महोत्सव का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसान गोष्ठी को भी किया संबोधित।